चलिए शुरू करते हैं। अगला जो टॉपिक हम जो लास्ट पढ़ रहे थे इसके अंदर भारत में बैंक का इतिहास पढ़ रहे थे, हिस्ट्री ऑफ बैंक इन इंडिया, जिसकी पहली स्टेज हमने देख ली थी कि बिफोर 1947, जिसके अंदर क्या था कि 600 से अधिक बैंक थे और जो भारत का जो प्रथम बैंक बना था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये बना था 1770 के अंदर, और इसी के साथ में भारत में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो शीर्ष 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास जो थे, ठीक है, इनको मर्ज करके क्या बना दिया गया था, इनको मर्ज करके बना दिया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये बना दिया गया था। ये 1921 के अंदर, जिसको बाद में इसका एसबीआई के अंदर ये हो गया, इसका नाम परिवर्तन करके इसको एसबीआई में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था एसबीआई का, ये हुआ था 1955 के अंदर जो हुआ था नेशनलाइजेशन हुआ था एसबीआई का। ध्यान रखिएगा, इस जो पहली स्टेज थी, इस पहली स्टेज के अंदर जो बैंक थे, जिसके अंतर्गत आपके जो इलाहाबाद बैंक था 1865 के अंदर, पंजाब नेशनल बैंक 1894 के अंदर, बैंक ऑफ इंडिया जो है 1906 के अंदर, और बैंक ऑफ जो है बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये आपके अंदर 1908 के अंदर जो था ये स्थापित हुआ था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो 1911 के अंदर जो इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, ये पहली स्टेज है जो आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर सेकंड स्टेज की बात करें, जब 1947 से 1991 की जो है ये हमारी सेकंड फेज़ है बैंकिंग हिस्ट्री की, तो इसके अंदर क्या था कि जो बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, याद रखिएगा, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था वो इसी समय के दौरान हुआ था। बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो इसी समय के अंदर हुआ था। अगर बात करें कि बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो आपको एक इम्पोर्टेंट डाटा है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें डिटेल में अपन देखेंगे कौन कौन से टाइम पे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। तो बैंकों का जो फर्स्ट टाइम जो नेशनलाइजेशन हुआ था, फर्स्ट टाइम जो नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का, ये कब हुआ था? फटाफट से आपको ध्यान में हो तो आप बता सकते हैं कब हुआ था ये हुआ था 19 जुलाई 1969 को फर्स्ट टाइम बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। अगर अपन बात करें सेकंड टाइम बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये हुआ था 15 अप्रैल 1980 को जो है सेकंड टाइम पे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। अगर बात करें फर्स्ट टाइम जो है ये 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, और सेकंड टाइम अगर बात करें तो जो है 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। ध्यान रखिएगा, बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो सेकंड फेज के अंदर हुआ था। ठीक है, कब कब हुआ ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। उसके बाद में सेकंड जो नेशनलाइजेशन हुआ था 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। अगला जो हम चैप्टर करेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, उसके अंदर हम डिटेल में जानेंगे कौन कौन से बैंकों का उस समय नेशनलाइजेशन हुआ था। अभी पढ़ रहे हैं अपन जो सेकंड जो फेज़ था, इस सेकंड फेज़ की अगर बात करें तो 1949 के अंदर, याद रखिएगा 1949 जो है इसके अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ था। सेंट्रल बैंक ऑफ भारत में जो केंद्रीय बैंक है उसका क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था। भारत का जो केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक का क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये वर्ड बार बार आ रहा है, डेफिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है नेशनलाइजेशन जो है ये क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि नेशनलाइजेशन क्या होते हैं, ऐसे बैंक जिनके अंदर जो गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी होती है, गवर्नमेंट का जो होता है ये 50% पार्टनरशिप या फिर 50% से अधिक जब हिस्सेदारी होती है, ठीक है, तो ऐसे बैंकों को क्या कहा जाता है, ऐसे बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, नेशनलाइज्ड बैंक किसको कहा जाता है, जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है वो 50% या 50% से जब ज़्यादा होती है तो वो बैंक वो क्या करते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। साथ ही साथ में केंद्रीय बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1949 को हुआ था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। साथ ही साथ में जो नरसिम्हा जो थे, इनकी जो कमेटी थी उसकी सिफारिश पे जो है किसकी स्थापना हुई थी, आरआरबी जो है रीजनल रूरल बैंक जो थे, क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक थे, इनका 2 अक्टूबर 1975 को जो है इसकी इनकी सिफारिश पे नरसिम्हा जो
कमेटी थी उसकी सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का क्या किया गया था, इनकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं थर्ड फेज़ की। थर्ड फेज़ में अगर बात करें तो 1991 के बाद, ठीक है, एक तरह से बैंकों की जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल एक तरह से बहुत अच्छी, और इनके साथ जो इनकी जो पॉलिसी, इकोनॉमिकल जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत अच्छी थी, ताकि क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ हो सके, लोगों को जो है एक क्या कहते हैं जो फाइनेंस में जो हेल्प रहे, तो बैंकों के माध्यम से बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया। ठीक है, एक तरह से अगर सही मायने में अगर बोला जाए तो ये जो दौर था जब किसानों को एक तरह से कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट देखी जाए तो बैंकों के द्वारा काफ़ी हद तक उनको जो है प्रोवाइड की गई, जिससे कि कहीं ना कहीं किसान जो हैं, जो साहूकार जो थे उनके चुंगल से छूट के एक तरह से अपने आप को एक डेवलप फार्मर के तौर में वो स्टेबल कर पाए, प्रोडक्शन बढ़ा पाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए, इनकम जो सोर्स है उसको वो जनरेट कर पाए। जो थर्ड स्टेज थी इसके अंदर आरबीआई ने क्या किया, थर्ड स्टेज जो थी इसके अंदर आरबीआई ने क्या किया कि 10 निजी संस्थाओं को भी लाइसेंस दिया। संस्थाओं को क्या दिया इन्होंने, लाइसेंस दिया, जिसके अंदर जो है जैसे आपका आईसीआईसीआई जो बैंक है उसको, इसके अलावा एक्सिस की बात करें, एक्सिस बैंक को दिया, इसके अलावा एचडीएफसी जो है उसको डीसीबी, इसके अलावा अगर बात करें तो इंडसलैंड जो बैंक हैं इनको, यानी कि आरबीआई ने जो है प्राइवेट सेक्टर जो निजी वाले जो थे इनको भी लाइसेंस प्रदान किया, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए लोगों को क्या कर रहे थे, ये फाइनेंस, लोन, क्रेडिट प्रोवाइड करवाने के साथ साथ बैंकिंग की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे थे। अब मैं थोड़ा सा आपके लोगों के लिए क्या है कि कुछ अभी जो प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशन है जिसके अंदर हम क्या है कि जो कॉमर्शियल बैंकों के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में क्या सिचुएशन है, कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो क्या है कि भारत में जो वर्तमान समय में अगर बैंकों की बात करें, चाहे वो सप्लाई जो प्रोडक्ट रेंज की बात करें, है ना, रिच इवन के मामले में काफ़ी एक तरह से मान के चलिए कि जो बैंक सेक्टर है बहुत मजबूत सेक्टर हो चुका है। हाल ही में क्या है कि भारत में अगर अपन बात करें तो निजी क्षेत्र में या फिर विदेशी बैंकों के लिए क्या है, एक जो भारतीय जो बैंक हैं एक तरह से बहुत चैलेंजिंग हो चुके हैं। जो इंडिया के जो बैंक है बहुत डेवलप बैंक हो चुके हैं। वर्तमान में अगर बात करें जो कॉमर्शियल बैंक है इनको अपन ने क्या करते हैं कि दो भागों में इनको डिवाइड कर दिया है, दो भागों में इनको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। कॉमर्शियल जो बैंक हैं इन बैंकों का क्या कर दिया गया, दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक होते हैं शेड्यूल्ड बैंक जो होते हैं, एक होते हैं शेड्यूल्ड बैंक और दूसरे आपके नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ध्यान रखिएगा, एक शेड्यूल्ड बैंक और एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो शेड्यूल्ड बैंक हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक की अगर बात करें तो भारत में इसको हिंदी में अपन बोलते हैं अनुसूचित बैंक। क्या बोलते हैं इसको, अनुसूचित बैंक बोला जाता है। अब भारत में जो अनुसूचित बैंक हैं ये वे बैंक हैं जिन्हें क्या है कि जो आरबीआई जो है, आरबीआई जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट कब हुआ था, 1934 में आरबीआई एक्ट की दूसरी अनुसूची में इनको शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में इनको शामिल किया गया है, अनुसूची में इनको शामिल किया गया है। इसमें मूल रूप से क्या है कि जो कॉमर्शियल बैंक या जो कोऑपरेटिव बैंक है उनको शामिल किया जाता है। दूसरी जो अनुसूची है इसके अंदर किनको शामिल किया जाता है, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव जो बैंक है इनको शामिल किया जाता है। अगर कोऑपरेटिव अपन जो कॉमर्शियल बैंकों की अगर बात करें, ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक मेन रूप से क्या होते हैं, जो शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक इसके अंदर जो शामिल होते हैं। ठीक है, अगर कॉमर्शियल बैंक जो है मुख्य रूप से किस पे डिपेंड होते हैं, ये प्रॉफिट बेस पे काम करते हैं। कॉमर्शियल बैंक किस पे काम करते हैं, मेनली ये प्रॉफिट बेसिस पे काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं मेन रूप से किस पे काम करते हैं, ये काम करते हैं प्रॉफिट बेसिस पे ये
काम करते हैं, ठीक है। और इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, इनका जो उद्देश्य होता है, ये क्या होता है, इनका उद्देश्य एडवांस या फिर इनको एक तरह से एडवांस लोन प्रोवाइड करवाने का जो है वो उद्देश्य होता है, ठीक है। डिपॉजिट करवाने का जो है इनका काम होता है, डिपॉजिट मनी ये इनका काम होता है, ठीक है। यानी कि लोन प्रोवाइड करवाना और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ठीक है, ये इनका काम होता है, ठीक है। हम जो शेड्यूल जो कॉमर्शियल बैंक है, शेड्यूल जो कॉमर्शियल बैंक है, हम इसको अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं। शेड्यूल जो कॉमर्शियल बैंक है हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें डिवाइड कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि ये क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा ये संचालित होते हैं। बिल्कुल इनका जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल किसका होता है, किसके द्वारा होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। जिनका कंट्रोल होता है, कंट्रोल किसके द्वारा होता है, आरबीआई के द्वारा इसका कंट्रोल होता है, ठीक है। इन सभी बैंकों में क्या होता है, गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी होती है, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है, गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी होती है कितनी % होती है, वो 50% से भी अधिक हिस्सेदारी होती है किसमें, पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उसके अंदर, ठीक है। और जो सभी जो शेड्यूल बैंक हैं, सभी जो शेड्यूल बैंक है वो क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर आते हैं। लगभग सभी जो शेड्यूल बैंक है वो किसके अंदर आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर आते हैं। अगर बात करें दूसरे टाइप की, तो वो है आपका जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर यानी जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं, तो ये क्या होते हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो क्या कि किसी निजी व्यक्ति या स्वामित्व जो संस्था के जो स्वामित्व हैं, जो ओनर हैं उनके कंट्रोल में, और जो कंपनी अधिनियम जो है, कंपनी अधिनियम जो है, कंपनी एक्ट जो है 1957, ठीक है, उसके तहत क्या होता है, एक जो रजिस्टर्ड कंपनी जो है के रूप में ये काम करते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा बात करें तो इसको हम एक फॉरेन बैंक के हिसाब से भी इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं। कौन से, फॉरेन बैंक में भी इसको हम बांट सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसको हम आरआरबीज जो हैं उसमें भी डिवाइड कर सकते हैं शेड्यूल बैंक को। आरआरबीज जो है यानी कि ये संस्था पूरी तरह से क्या है कि सरकार के अधीन रह के कार्य करती है, ठीक है। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र जो है उनके अंडर में ये काम करते हैं। इसके अंदर आरआरबी जो हैं ये किसके द्वारा स्पॉन्सर होते हैं, ये होती है स्टेट, सेंटर और जो स्पॉन्सर जो बैंक है, ठीक है। इन तीनों के माध्यम से क्या है, ये क्या होते हैं, स्पॉन्सरशिप होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अंदर हम जो हैं डेवलप जो बैंक है, डेवलपमेंट बैंक जो है उनको भी ऐड कर सकते हैं। डेवलपमेंट जो बैंक है उनको भी हम इसके अंदर जोड़ सकते हैं। डेवलपमेंट जो बैंक है, जैसे कि आप बात करिए कि IFCI जो है, जैसे इंडियन फूड फाइनेंस कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है उसकी बात करें तो वो उसमें शामिल है। अच्छा, इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1948 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें अपन तो एक्जिम जो है जिसकी स्थापना हुई थी 1982 के अंदर हुई थी, ठीक है। ये क्या है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है 1982 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें जैसे नाबार्ड जो हो गई, ये भी डेवलपमेंट बैंक के अंदर आता है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जो है इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1982 के अंदर स्थापना हुई थी। ये भी किसके अंदर आता है, डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये जो है हमारे शेड्यूल्ड बैंक के अंदर है। जबकि अगर नॉन शेड्यूल्ड बैंक की अगर बात करें तो नॉन शेड्यूल्ड जो बैंक है, ये जो बैंकिंग जो विनिमय अधिनियम था 1949 जो है, 1949 के अंदर जो अगर बात करें 1949 का जो खंड है, जो धारा 5 खंड ग में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें बताया गया है कि जो अनुसूचित बैंक, ये क्या है, अनुसूचित बैंक नहीं है। आरबीआई क्या है, अगर बात करें आरबीआई जो है एकमात्र क्या है, केंद्रीय बैंक है। भारत का क्या है, एकमात्र केंद्रीय
बैंक है और भारत की जितनी भी बैंकें हैं उन सभी बैंकों को आरबीआई के द्वारा जो भी गाइडलाइन होती है उनको फॉलो करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, तो हम क्या है कि बैंकों को इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आरबीआई को बैंकर्स बैंक बोला जाता है, बैंकों का बैंक भी बोला जाता है। आरबीआई को क्या बोला जाता है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, बैंकर्स बैंक भी इसको कहा जाता है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के हिसाब से, दृष्टिकोण से ये आपको पता होना चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, चलिए सबसे पहले अगर बात करें तो जो आपको पता होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक था, भारत का जो प्रथम बैंक था उस बैंक का क्या नाम था, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है भारत का प्रथम बैंक था। कब इसका स्थापना हुई थी, 1770 के अंदर जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। ये खुला कब था, ये 1770 के अंदर खुला था। ये भारत का फर्स्ट बैंक था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा बैंक, अगर भारत का लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो भारत का लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो बैंक है वो कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा अगर बैंक की बात करें तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का जो लार्जेस्ट बैंक है वो कौन सा बैंक है, भारत का सबसे लार्जेस्ट बड़ा जो बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर बात करें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये 3 बैंकों के मिलने से बना था। कौन सा था, फर्स्ट हम पढ़ रहे थे बैंक ऑफ बंगाल, फर्स्ट बैंक ऑफ बंगाल जो था, इसके साथ में बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मुंबई हो गई। इसके अलावा अगर बात करें तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल हो गया, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास जो है, इन 3 बैंकों के मिलने से क्या बना था, बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई जो है, जिसको आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, तो ये जो है इन 3 बैंकों के मिलने से क्या है, इन 3 बैंकों के मिलने से क्या बना था, इनका बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये कब बना था, 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, जिसको बाद में नाम परिवर्तित करके इसको क्या कर दिया गया, इसको किस में परिवर्तित कर दिया गया, एसबीआई के अंदर। कब कर दिया गया, 1955 के अंदर इसको नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, वो कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 के अंदर इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1955 के अंदर हुआ था। अगर इसके हेड ऑफिस की अगर बात करें, एसबीआई के हेड ऑफिस की बात करें तो हेड ऑफिस कहाँ है इसका, मुंबई के अंदर इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई के अंदर इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, नेशनलाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी होती है, कितनी हिस्सेदारी होती है, वो कितनी % होती है, गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी होती है वो होती है 50% या 50% से अधिक। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, वो क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि जो भारत का जो कहते हैं, इसके एक तरह से भारत की जो पूंजी का जो पहला बैंक था, भारतीय जो कैपिटल था, अगर उसकी बात करें कि भारतीय कैपिटल का पहला जो बैंक था वो कौन सा बैंक था, ध्यान रखिएगा, भारतीय कैपिटल से बना पहला बैंक जो था, ये बैंक कौन सा था, ये बैंक था आपका पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक था। ठीक है, इस बैंक के जो संस्थापक कौन थे, इस बैंक के जो संस्थापक थे वो थे लाला लाजपत राय। कौन थे, लाला लाजपत राय थे,
ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। भारतीय कैपिटल से बना पहला बैंक जो था वो था पंजाब नेशनल बैंक था। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट जानते हैं। आईएसओ जो सर्टिफिकेट है, आईएसओ जो सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट को पाने वाला फर्स्ट बैंक जो था, आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला फर्स्ट बैंक जो था, उस बैंक का नाम क्या था? उस बैंक का नाम था केनरा बैंक। कौन सा बैंक? केनरा बैंक जो है ये आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला प्रथम बैंक था। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। अगर भारत में पहले विदेशी बैंक की बात करें तो भारत में पहला पहला विदेशी बैंक, भारत में पहला विदेशी जो बैंक था, बैंक कौन सा था? भारत में पहला विदेशी बैंक कौन सा था? तो वो है HSBC जो है ये भारत का पहला विदेशी बैंक है। ठीक है, अगर बात करें सबसे पहले जो शुरुआत की थी एटीएम की, जिसने शुरुआत की थी, सबसे पहले जिसने एटीएम की शुरुआत की थी वो यही बैंक था। एटीएम की शुरुआत कब की थी इसने? 1987 के अंदर इसने कहाँ पे? मुंबई के अंदर पहली बार एटीएम की शुरुआत की थी। HSBC जो बैंक था, जो एक विदेशी बैंक था, इसने क्या किया? सबसे पहले एटीएम की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो फर्स्ट टाइम जो है बचत खाता शुरुआत करने वाला जो बैंक था, पहली बार जो बचत खाता शुरू करने वाले की बचत खाता शुरू करने वाला प्रथम बैंक, फर्स्ट बैंक जो था बचत खाता शुरू करने वाला जो फर्स्ट बैंक था, उस बैंक का क्या नाम था? उस बैंक का नाम था प्रेसिडेंट बैंक। कौन सा बैंक था? प्रेसिडेंसी बैंक था। प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना कब हुई थी भाई? 1833 ईस्वी के अंदर, 1833 ईस्वी के अंदर हुई थी। अगर वहीं बात करें चेक शुरू करने वाला जो था वो कौन सा था? बंगाल बैंक, वो था बंगाल बैंक था। ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड जो बेचने वाला जो पहला बैंक था वो कौन सा था? आपका SBI जो था, ये म्यूचुअल फंड बेचने वाला प्रथम बैंक था। कौन सा बैंक था? म्यूचुअल फंड बेचने वाला प्रथम बैंक कौन सा था? वो SBI था। अगर SBI की बात करें तो जो क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला था, फर्स्ट टाइम जिसने क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला जो बैंक था वो भी कौन सा था? SBI बैंक। ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है SBI के बारे में, SBI से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें पहला जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक था, पहला जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक था, ठीक है, प्रथमा बैंक कौन सा था? प्रथमा बैंक जो है, प्रथमा जो बैंक है ये फर्स्ट जो था ये ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक था। ठीक है, ये किसके द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया था? ये था जो सिंडिकेट बैंक के द्वारा, उसके अंडर में इसको स्टार्ट किया गया था, सिंडिकेट बैंक के अंडर में। ध्यान रखिएगा, सिंडिकेट बैंक के अंदर में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें ICICI के बारे में, ICICI के बारे में, तो ICICI जो था ये ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम करने की शुरुआत वाला पहला बैंक था, ICICI था। ठीक है, इसके अलावा अगर इंटरनेट सुविधा देने वाले बैंक की बात करें, ICICI जो बैंक था, इसने इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देने वाला ये पहला बैंक था। किसकी? इंटरनेट बैंकिंग जो है, इंटरनेट बैंकिंग की जो फैसिलिटी देने वाला जो बैंक था, प्रथम बैंक, वो कौन सा था? ICICI बैंक था। ठीक है, अगर बात करें कि बैंकिंग सेवा में रोबोट पेश करने वाला पहला बैंक कौन सा था? बैंकिंग सेवा में रोबोट जो है पेश करने वाले जो प्रथम बैंक था वो कौन सा बैंक था? बैंकिंग सेवा में फर्स्ट टाइम रोबोट पेश करने वाला जो बैंक था वो बैंक था HDFC जो बैंक था, इसने रोबोट सेवा दी थी। ठीक है, हम नेशनलाइजेशन के बारे में हमने पहले बात की कि 2 बार नेशनलाइजेशन हुआ। फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ 1969 के अंदर हुआ, उसके बाद में 19
1980 के अंदर नेशनलाइजेशन हुआ। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। कब कब हुआ, कब कब हुआ? 2 बार हुआ। फर्स्ट टाइम 1969 को, उसके बाद में सेकेंड 1980 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें आरबीआई जो है, ठीक है, आरबीआई जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? आरबीआई जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से चलिए अपने दिमाग पे जोर दे दीजिए। जो है आरबीआई की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कौन से एक्ट के तहत पे? इसको बोलते हैं आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पे जो है। ठीक है, इसके जो योजना की अगर बात करें तो कौन सी योजना थी? हिल्टन यंग योजना के तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर किसकी स्थापना की गई? आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, आरबीआई जो है इसका हेड ऑफिस कहाँ है? आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ पर है? आरबीआई का हेड ऑफिस जो है कहाँ है? मुंबई के अंदर इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, इसका अगर नेशनलाइजेशन की बात करें, इसके नेशनलाइजेशन की अगर बात करें तो नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 को हुआ था, 1 जनवरी को। 1949 1 जनवरी को जो है आरबीआई का क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, चलिए हेड ऑफिस आपको पता चल गया इसका कहाँ है? हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है। ठीक है, अगर बात करें आरबीआई के जो प्रेजेंट गवर्नर हैं, ये कौन है? आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? इनका नाम है शक्तिकांत दास। अभी लास्ट आपके एग्जाम में इसको पूछा गया था। शक्तिकांत दास जो हैं आरबीआई के क्या है? प्रेजेंट गवर्नर हैं। ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास जो हैं 12 दिसंबर 2018 को इन्होंने क्या किया था? ये पद ग्रहण किया था। ठीक है, ये जो आरबीआई के कौन से गवर्नर थे? ये 25वें गवर्नर थे। कौन से गवर्नर थे? 25वें गवर्नर थे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आरबीआई के कौन से गवर्नर थे? ये आरबीआई के 25वें गवर्नर थे जिन्होंने शपथ ग्रहण की। ये आरबीआई के कौन से गवर्नर थे? ये आरबीआई के 25वें गवर्नर थे। अगर बात करें कि इनसे पहले जो थे उनका क्या नाम था? इनसे पहले जो थे उनका क्या नाम था? फटाफट से दिमाग पे जोर डालिए। इनसे पहले जो थे उनका क्या नाम था? उर्जित आर पटेल। क्या नाम था उनका? उर्जित आर पटेल। ये शक्तिकांत जो दास थे ये 12 दिसंबर 2018 को इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के तौर पे इन्होंने क्या किया? शपथ ग्रहण की। समझिए बात को कि कौन से 25वें गवर्नर के तौर पे इन्होंने क्या किया? शपथ ग्रहण किया। अगर बात करें तो आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। ये सभी बैंकों का क्या करता है? संचालन का काम करता है। सभी बैंकों के संचालन का क्या करता है? ये काम करता है। ठीक है, शक्तिकांत दास जो हैं ये कौन से गवर्नर हैं? ये 25वें गवर्नर हैं। 12 दिसंबर 2018 को इन्होंने क्या किया? पदभार ग्रहण किया। बात समझ में आई आप लोगों को? अगर बात करें इससे पहले कौन से थे? जो 24वें नंबर के जो थे, 24वें गवर्नर जो थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था उर्जित आर पटेल जो थे इन्होंने 4 सितंबर 2016 को पदभार ग्रहण किया था और 10 दिसंबर 2018 को ये इन्होंने रिटायरमेंट लिया था। ठीक है, इसके बाद में कौन बने? शक्तिकांत दास बने। ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935 के अंदर क्या हुआ? आरबीआई की स्थापना हुई। कौन से एक्ट के तहत पे हुई? कौन सी योजना थी? हिल्टन यंग योजना हुई थी। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई के अंदर है। नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 के अंदर आरबीआई का नेशनलाइजेशन
हुआ था। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट जानते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, केवाईसी का भी कई बार आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। केवाईसी जो होती है बैंकों के अंदर जो है, क्या है केवाईसी बहुत बोलते हैं आजकल, हर चीज़ में आपसे केवाईसी मांगी जाती है। तो केवाईसी की जो फुल फॉर्म होती है ये क्या होती है, नो यूवर कस्टमर, यानी कि इसके अंदर कस्टमर जो है अपना जो है आइडेंटिटी कार्ड जो है, जिसके अंदर आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये चीज़ें जो हैं ये प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि कस्टमर की जो है आइडेंटिटी, कस्टमर के बारे में डिटेल जो जानकारी है ये उपलब्ध होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उस वीडियो के अंदर जो नेशनलाइजेशन हुआ है बैंकों का, उसके बारे में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और साथ साथ बने रहिए इस चैनल के साथ में। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से, और जल्दी जो है अपन जो है एग्रीकल्चर फाइनेंस और कॉर्पोरेशन के सारे लेक्चर्स हैं इसी चैनल पे कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद में अदर सब्जेक्ट के जो हैं उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आपके लिए मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।